अग्निपथ योजना देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए और अग्निवीरों के लिए, सबके लिए घातक है, तो इसको जाना चाहिए। फौज के अंदर से आवाज़ उठ रही है, जिस तरह से जनरल नरवाने साहब ने कहा, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि तीनों सेनाओं के लिए ये एक शौक के तौर पर है। आप मानसिकता समझिए कि एक अग्निवीर का परिवार और एक रेगुलर सैनिक का परिवार एक ही यूनिट के अंदर वो दोनों काम कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और शहादत देते हैं, तो एक अग्निवीर को कुछ और दूसरे को रेगुलर सैनिक को कुछ। जब हमारी सुरक्षा तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है सेना, जब सेना की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो नेचुरली आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। आपके पास अनट्रेन्ड सोल्जर्स आने शुरू हो गए। कम ट्रेनिंग करने के बाद रेगुलर सोल्जर्स 1.5 साल की बेसिक ट्रेनिंग करते थे और ये 6 महीने की ट्रेनिंग। हमारे जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई हैं, स्ट्रेंथ कमज़ोर हुई है। हमारी जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री यूनिट्स या फिर हमारी जो आरआर बटालियंस, उनकी जो रेगुलर स्ट्रेंथ होती थी उस स्ट्रेंथ के अंदर भी 25% की कमी आ गई है। 9 तारीख को जब मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, 9, 10, 11 4 दिन लगातार 8, 9, 10, 11 ये लगातार आतंकी हमले हुए। उसके बाद 24 तारीख को भी शहादत हुई है, 27 जून को भी शहादत हुई है। ये मुद्दा एक अग्निवीर का नहीं है, ये मुद्दा है 1,20,000 अग्निवीर जो ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं और 80,000 अग्निवीर जो ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर तैयार हैं ऑपरेशनल यूनिट्स के अंदर जाकर अपनी सेवा देने के लिए। और ये मुद्दा है 20 अग्निवीरों का जो अभी तक पिछले 1 साल में शहीद हो चुके हैं। मेरे जो देश के सैनिक हैं उनका सम्मान एक बराबर होना चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो खासकर शहीद हो जाते हैं उसमें तो कतई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी होगी। तस्वीर थी शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की माताजी की और उनकी पत्नी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल लगातार हो रही थी। इसके बाद राहुल जी ने अंशुमान की माताजी से जो है वो मुलाकात की और उन्होंने एक सवाल खड़ा किया अग्निवीर योजना को लेकर। उन्होंने कहा कि देश में 2 तरह की सेनाएं नहीं होनी चाहिए, अग्निवीर योजना जो है एकदम गलत है और इसको जो है वो बंद करना चाहिए। इसके बाद फिर से पूरे देश में अग्निवीर योजना को लेकर सवाल खड़े होने लगे। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब शहीद परिवार भी अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, तो आखिर सरकार इस योजना को खत्म करने का नाम क्यों नहीं ले रही है। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है कर्नल रोहित चौधरी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जब एक शहीद परिवार के लोग कहते हैं, जब एक शहीद की माँ कहती है कि अग्निवीर योजना, उन्होंने राहुल जी से इस बारे में बात की। राहुल जी भी कह रहे हैं कि भाई अग्निवीर योजना को खत्म करना चाहिए। शहीदों के परिवार कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को खत्म करना चाहिए। तो आखिर सरकार इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है, इस योजना को खत्म करने का नाम क्यों नहीं ले रही? पहले तो मैं आपके माध्यम से कैप्टन अंशुमन सिंह, उनके परिवार को, उनकी माताजी को और उनकी वाइफ को बहुत बहुत जो है श्रद्धांजलि अपनी देना चाहूँगा कि उन्होंने, माता ने ऐसे वीर सैनिक को जन्म दिया जो देश के लिए काम आया। और वीरांगना को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है। देखिए, कोई भी जो सेना को जानता है या देश का एक नागरिक है, वो अपनी सेना को लेकर, अपने देश को लेकर बिल्कुल भावुक है और वो ये चाहता है कि मेरे जो देश के सैनिक हैं उनका सम्मान एक बराबर होना चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो खासकर शहीद हो जाते हैं उसमें तो कतई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये भेदभाव जो है वही एक बुनियाद है इस पूरे के पूरे जो अग्निवीर की जो अग्निपथ स्कीम जिसके तहत अग्निवीर सैनिक आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक नींव ही गलत, डिज़ाइन गलत किया है इस योजना का और उसके ऊपर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। और फौज के अंदर से आवाज़ उठ रही है, जिस तरह से जनरल नरवाने साहब ने कहा, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि तीनों सेनाओं के लिए ये एक शौक के तौर पर है। और जो सैनिकों के परिवार हैं, आप मानसिकता समझिए कि एक अग्निवीर का परिवार और एक रेगुलर सैनिक का परिवार एक ही यूनिट के अंदर वो दोनों काम कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और शहादत देते हैं। और दोनों ही एक ही परिवार के अगर भाई हों
तो एक अग्निवीर को कुछ और दूसरे को रेगुलर सैनिक को कुछ। तो ये भेदभाव जो है ये बहुत ही खराब है, खतरनाक है। और इसी मुद्दे को राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर सबसे संवाद करने के बाद समझा, और उन्होंने सभी वर्गों से बात करने के बाद ये फैसला निकला कि अग्निपथ योजना देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए और अग्निवीरों के लिए, सबके लिए घातक है, तो इसको जाना चाहिए। तो अब राहुल जी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने का उन्होंने वायदा किया था और वो लड़ रहे हैं। सड़क पर हमने कैंपेन चलाई। और यहाँ जानना एक ज़रूरी है कि ये मोदी साहब का जुमला नहीं है, ये राहुल गांधी जी की गारंटी है। अगर उन्होंने अग्निवीर योजना के खिलाफ सड़क से संसद तक साथ देने का वायदा किया था, तो सड़क पर हमने जय जवान कैंपेन चलाई, जिसके तहत हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो अग्निपथ योजना को ख़त्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे। और 1.5 लाख बच्चे जो सिलेक्ट हो रखे थे 2019 और 22 के दौरान अलग अलग भर्तियों में, तो उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो राहुल जी का वायदा था सड़क से संसद तक उनका साथ देना, और ये सड़क से हमने साथ दिया। चुनावों में इस मुद्दे को पूरी तरह से राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से उठाया और अब संसद में भी उठा रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए हैं लेकिन लड़ाई जारी है। ये है न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की लड़ाई। चुनाव से पहले भी लड़ाई कर रहे हैं, आज भी लड़ाई कर रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, असल मायने में लीडर ऑफ पीपल हैं और लोगों की आवाज़ है। संसद में पहुँचे तो सबसे पहले संसद में सभी अपने युवाओं के मुद्दों को और अग्निवीर खासकर उनके मुद्दों को उठाया उन्होंने। लेकिन सरकार ने इस पे कहा कि राहुल गांधी अग्निवीर योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, और इसको लेकर सेना की तरफ से ट्वीट किया गया, इसको भी आपने देखा होगा। देखिए, भ्रम जो है ये सरकार फैला रही है। सरकार की, जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले 10 साल में मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, जब कभी भी वो फंसती है तो वो कहीं ना कहीं सेना के पीछे जाकर छुप जाती है और उनके कंधों से बंदूक चलाती है। तो यही काम उन्होंने अब भी किया। और अभी जब राहुल गांधी जी ने संसद में आवाज़ उठाई कि अग्निवीर सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, सेना में सैनिकों में भेदभाव हो रहा है, और ये भेदभाव सिर्फ उनके सर्विस के दौरान नहीं हो रहा, ये भेदभाव उनके कॉम्पनसेशन मैकेनिज़्म में भी हो रहा है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताया कि शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से वो कुछ दिन पहले मिले थे, और उनके परिवार ने ये बताया, उनके पिता ने ये बताया, बहनों ने बताया कि हमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली है। और ये मुद्दा एक अग्निवीर का नहीं है, ये मुद्दा है 1,20,000 अग्निवीर जो ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं, और 80,000 अग्निवीर जो ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर तैयार हैं ऑपरेशनल यूनिट्स के अंदर जाकर अपनी सेवा देने के लिए। और ये मुद्दा है 20 अग्निवीरों का जो अभी तक पिछले 1 साल में शहीद हो चुके हैं। एग्जाम्पल ज़रूर था अजय सिंह का, लेकिन ये आवाज़ बड़ी आवाज़ थी। और यहाँ पर जो इस सरकार का जो भेदभाव था अग्निवीरों के साथ रेगुलर सैनिक के मुकाबले में, जहाँ तक बात है सर्विस में भेदभाव, सैलरीज उनको 45,000 प्लस, इनको 21,000, जो कि दिल्ली के मिनिमम वेज 20,000 है, और वो भी 8 घंटे का। यहाँ 24 घंटे की लड़ाई, देश में की सरहदों की रक्षा करनी है, किसी भी समय आपको शहादत भी हो सकती है, घायल भी हो सकते हो, लड़ाई लड़ रहे हो देश के लिए, सरहदों को महफूज करना है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, टेंशन है, और बहुत कुछ है। और जब वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि इनको यूज़ एंड थ्रो मजदूर बना दिया है, तो अगर आप हमारे सैनिकों को सम्मान ना दे के उनको मात्र 21,000 रुपया आप सैलरी दे रहे हो, और 30,000 सैलरी उसकी नियुक्त है, 9,000
कंपलसरी कटिंग है और 21,000 उसको दे रहे हो जो कि दिल्ली के मिनिमम वेज से कम है, तो ये वाकई में कहीं ना कहीं यूज़ एंड थ्रो मैकेनिज़्म और यूज़ एंड थ्रो मज़दूर की बात जो उन्होंने कही थी वो सही कही थी। और एक चीज़ जो असली बात मैं कहना चाह रहा था कि ये इस मुद्दे के ज़रिए जो सेना में रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा जो नीति बनाई गई है उसके अंदर सर्विस के दौरान भेदभाव, उनके कॉम्पनसेशंस के अंदर भेदभाव, उनकी शहादत में भेदभाव, दो तरह के शहीद हो रहे हैं, अग्निवीर और रेगुलर, कॉम्पनसेशन के मुताबिक उनका भेदभाव। और अब जो हमें देखने में आया है इस अजय सिंह के केस के बाद कि जो कॉम्पनसेशन का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसके अंदर भी भेदभाव। 18 जनवरी को अजय सिंह शहीद होता है और आप 6 महीने तक उसको मुआवजा राशि नहीं देते। राहुल गांधी जी ने मुआवजे के बारे में बात किया, राजनाथ सिंह जी कहते हैं हम 1 करोड़ सहायता राशि मुआवजा राशि देते हैं, और परिवार से पता चला उनको अभी तक कोई भी मुआवजा राशि नहीं मिली। एक और मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपने कहा 20 अब तक जो है अग्निवीर वो शहीद हो चुके हैं, इनकी क्या स्थिति है? इनके परिवारों को सरकार के द्वारा कोई मदद मिली या उनके साथ वैसा सारी सुविधाएं, उनका वैसा सम्मान किया गया जैसे जो रेगुलर वाले जो शहीद होते हैं जो उनको उनके साथ किया गया? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि हम पिछले 1 साल के ऑपरेशंस के दौरान हमारे तकरीबन 20 के आसपास, पूरी लिस्ट हमारे पास अभी रेडी नहीं है, 20 के आसपास हमारे अग्निवीर अभी तक शहीद हो चुके हैं। और उन 20 अग्निवीरों के किसी को कुछ कॉम्पनसेशन मिली है, किसी को कुछ मिला है, किसी को इंश्योरेंस मिली है, किसी को कॉम्पनसेशन नहीं मिली है। कोई भी एक स्टैंडर्ड मॉडल हमें दिखाई नहीं दिया अभी तक। और ये है 11 अग्निवीरों की, 14 अग्निवीर की लिस्ट हमारे पास है, तो ये 11 इसमें शामिल हैं। इनमें से ये जो हमने जो येलो सर्कल में किया गया है, इससे पहले इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन राहुल गांधी जी के 1 जुलाई के वक्तव्य के बाद और उसके बाद जो घटनाक्रम चला है उसके बाद सरकार हरकत में आई और ये जो अजय सिंह है उसके परिवार को 48 लाख रुपया प्लस 20 लाख रुपया और जो कि उसकी बचे हुए पीरियड की सैलरी थी और 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड से वो मिला, लेकिन सहायता राशि सिर्फ 44 लाख रुपया मिली। तो ये है सुखविंदर सिंह बरनाला से, इसके परिवार को ये 15 अप्रैल को शहीद हुआ था। इसके परिवार को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से भी बीमा राशि नहीं मिली थी। और एक और हमारे साथ ये है जितेंद्र सिंह अलवर से, इनको भी अब राहुल गांधी जी की संसद में आवाज़ उठाने के बाद 48 लाख रुपया इंश्योरेंस राशि मिली है। तो ये एक कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म के अंदर बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ा लेकुना है, भेदभाव भी है, लेकुना भी है। इसलिए और इसमें मैं एक और कड़ी आपको जोड़ना चाहूँगा कि जब राहुल गांधी जी ने संसद में बात उठाई, 6 महीने से उस परिवार को कुछ नहीं मिल रहा था। तुरंत राहुल गांधी जी आवाज़ उठाते हैं, राजनाथ सिंह जी बोलते हैं हम 1 करोड़ सहायता राशि देते हैं हर अग्निवीर को। और फिर राहुल गांधी जी ने जब उसके बाद जब फैमिलीज़ का दोबारा एक वीडियो जो आया, 3 जुलाई को वीडियो आता है जिसके अंदर परिवार कहता है कि हमने सुना कि संसद में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 1 करोड़ रुपया आना चाहिए, वो नहीं आया, उन्होंने सही बात बताई। और राहुल गांधी जी के वीडियो के बाद हमें जानकारी थी कि भाई ये अब फंस चुके हैं तो सेना को उतारेंगे। तो इन्होंने सेना को नहीं छोड़ा, एडीजी P&I को आनन फानन में उनको बीच में उतार दिया। उन्होंने कहा 3 मुख्य बातें उन्होंने कही अपने ट्वीट में कि राहुल गांधी जी का ट्वीट आता है 10 बजे और अगले कुछ ही मिनटों के बाद एडीजी P&I का ट्वीट आता है कि हमने 98 लाख रुपया राशि दे दी है और 67 लाख रुपया उसका जो कॉम्पनसेशन मनी है वो पुलिस वेरिफिकेशन कराकर
दे दी जाएगी और हम अपने सैनिकों के जो वेलफेयर है उसको जल्दी से जल्दी एक्सपीडिशियसली कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब 3 सवाल, 98 लाख रुपीस, 67 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन और एक्सपीडिशियस, और एक ये पुलिस वेरिफिकेशन। अब इसका भी मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा, 1 मिनट दिखाना। अब देखिए, विडंबना ये है कि ये लोग जब फंसते हैं तो सेना को आगे कर देते हैं। सेना मदद के लिए आई, लेकिन सेना के जो ADG P&I हैंडल है वो भी बीच में फंस गए। 98 लाख रुपया जो दिया गया था वो सिर्फ महज उसमें 50 लाख इंश्योरेंस थी, जो कि ICICI बैंक में कोई भी बैंक अपने खाता धारकों को एक्सीडेंटल कवर देता है, और अगर शहीद लाइन ऑफ ड्यूटी पे कोई शहीद होता है तो उसको 50 लाख देता है। तो ये एक चाहे वो SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है, तो 50 लाख रुपया जो आया वो 13 फरवरी को, 18 जनवरी को शहीद होता है, 13 फरवरी को अजय सिंह के परिवार के पास ICICI बैंक की तरफ से 50 लाख की इंश्योरेंस बीमा राशि आती है, जो कि वो अपने खाता धारक को दिया। उन्होंने, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, ये उन्होंने दिया। उसके बाद 10 जून को 48 लाख, क्योंकि चुनावों के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बना, तो इन्होंने 48 लाख रुपया आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का वो उसको क्रेडिट किया 10 जून को। लेकिन ये दोनों के दोनों पैसे 98 लाख, ये 50 लाख तो सरकार के है ही नहीं, ना आर्मी के हैं, ये प्राइवेट बैंक के हैं इंश्योरेंस के। उसके बाद आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो है वो एक सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो उसके लिए इंश्योरेंस जो है वो देते हैं जस्ट लाइक एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। तो ये इंश्योरेंस मनी हो गई। अब उसके बाद 67 लाख की बात आई। राहुल गांधी जी ने जब ये बात उठाई तो उसके बाद ये 67 लाख की जो राशि थी उसमें से 7 जुलाई को, ये देखिए 7 जुलाई को 44 लाख रुपया और 20 लाख रुपया 7 जुलाई को इनको खातों में आ जाता है। ये जो 44 लाख रुपया है ये है एक्चुअल में एक्स ग्रेशिया अमाउंट, जिसको सहायता राशि बोला जाता है, अनुग्रह राशि बोला जाता है, या फिर कॉम्पनसेशन जिसकी बात हो रही है। ठीक है, और ये 20 लाख रुपया है, ये 8 लाख इसमें से बैटल कैजुअलिटी फंड का है और 12-13 लाख रुपया उसकी खुद की बची हुई सैलरी जो अगले 4 साल में उसने कमानी थी वो सैलरी का पैसा है। तो मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब तक राहुल जी ने इस मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठाई सदन में, तब तक पैसा जो है नहीं दिया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, इसको ऐसा कहा जा सकता है। ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ पीपल राहुल गांधी जी की पावर है कि जो 6 महीने में काम नहीं हो सका, 1 जुलाई को उन्होंने आवाज़ उठाई, 3 जुलाई को अपना वीडियो डाला, और उसके बाद 4 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 5 तारीख को उनका दूसरा वीडियो आता है, और 7 तारीख को ये 64 लाख रुपया अग्निवीर अजय सिंह के खाते में, के परिवार के खाते में आ जाता है। 6 महीने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से 6 दिन में कंप्लीट होता है, ये भी एक केस स्टडी है। और इसी दौरान, इस प्रेशर के दौरान केंद्र सरकार ने 2 और अग्निवीरों के परिवार में, जो कि कई महीने पहले शहीद हुए थे, 48 लाख आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से इंश्योरेंस के पैसे डाले हैं, लेकिन बाकी की मुआवजा राशि आज भी पेंडिंग बकाई है। अब ये जानना चाहता हूँ सर कि आखिर बीजेपी की मंशा क्या है? राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रवाद की आड़ में मोदी जी छिपे रहते हैं, सेना को अग्निवीर के नाम पे कमजोर क्यों बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? देखिए, उनका राष्ट्रवाद बिल्कुल झूठा है, सूडो नेशनलिज्म है, ये सिर्फ एक जुमला है उनके लिए। और लोगों को जिस तरह से हर फ्रंट के ऊपर हर वर्ग को उन्होंने छला है, तो फौज को छलने का तरीका और नागरिकों को छलने का तरीका सूडो नेशनलिज्म है, और उसके वो माहिर खिलाड़ी हैं। सेना को छल रहे हैं मोदी जी? आपके सामने है सेना हमारी। अब मैं आपको अगर बताऊं कि हमारी जो सेना है उसकी स्ट्रेंथ 15 लाख थी,
2019, 20, 21 और 22 के दौरान कोई भर्तियां नहीं हुई। 75,000 हर साल भर्ती होनी चाहिए थी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। 3 लाख हमारी सेना कम हो गई। और उसके बाद अग्निवीर जो भर्ती किए जा रहे हैं वो 75,000 की जगह पे 40,000, तो 35,000 हर साल कम हो रहे हैं। तो आज हमारी जो सेना है वो 15 लाख से घटकर 11 लाख हो गई है। और ये अगर मोदी जी या मोदी सरकार ये अगर देश के लिए, देश के बारे में सोचती है, तो सबसे पहली चीज़ होती है सेना को मजबूत करना, देश की बाउंड्रीज़ को मजबूत करना, देश की इंटरनल सिक्योरिटीज़ को मजबूत करना। जब उन्होंने सेना को ही कमज़ोर कर दिया तो ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए उनका जो राष्ट्रवाद है वो झूठा है और हम उसको झुठला देते हैं और उसको खारिज करते हैं। आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूँगा, 1 महीना हो गया मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए। 1 महीने में बात करें तो 8 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं आतंकवाद के उसमें, और 10 नागरिक जो है, आम नागरिक जो है वो इसकी चपेट में आए हैं। कैसे देख रहे हैं, कहाँ कमी आ रही? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही सरहदें जो है, आतंकवादी हमले जो है वो थोड़ी तेज हो गए हैं। अभी तक कश्मीर तक जो है आतंक की सीमित थे। अब जम्मू में भी जिस दिन प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे वहाँ पर जो है वैष्णो देवी यात्रा के दौरान तमाम लोग जा रहे थे, बस पे हमला किया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारी ये सब जो मैंने मुद्दे बताए हैं, ये हमारी देश में जो सुरक्षा तंत्र है, जब हमारी सुरक्षा तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है सेना। जब सेना की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो नेचुरली आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। आपके पास अनट्रेन्ड सोल्जर्स आने शुरू हो गए। कम ट्रेनिंग करने के बाद रेगुलर सोल्जर्स 1.5 साल की बेसिक ट्रेनिंग करते थे और ये 6 महीने की ट्रेनिंग। तो ये जो गैप्स आने शुरू हुए, वो गैप्स कहीं ना कहीं पे वो ऑपरेशनल एरियाज़ के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। और मैं इसको ये मानता हूँ कि हमारे जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई हैं, स्ट्रेंथ कमज़ोर हुई है। हमारे जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री यूनिट्स या फिर हमारी जो आरआर बटालियंस, उनकी जो रेगुलर स्ट्रेंथ होती थी, उस स्ट्रेंथ के अंदर भी 25% की कमी आ गई है। अब वो 25% की कमी आएगी तो आपका जो एरिया जो उन्होंने कवर करना है एज ए बटालियन या कंपनी या फिर एज ए प्लाटून, तो वो तो फ्रंटेज आपका बढ़ जाएगा, आपका जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगी। 3 दिनों में 6 सैनिक शहीद हो गए, बताइए। देखिए मैं इसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ। तो ये ऑपरेशनल गैप्स आ गए। और 9 तारीख को जब मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, 9, 10, 11, 4 दिन लगातार, 8, 9, 10, 11 ये लगातार आतंकी हमले हुए। उसके बाद 24 तारीख को भी शहादत हुई है, 27 जून को भी शहादत हुई है। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है जिस तरह से कि जम्मू सेक्टर पूरी तरह से एक्टिव हो रखा है। जबकि हम ये सोचते थे, हमारा जो आंकलन था वो ये था कि साउथ कश्मीर जो है वो हॉटबेड है। लेकिन अब ये वो समय है, आपको ये सारी घटनाएं जोड़कर देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि जम्मू का एरिया पहले इतना एक्टिव नहीं था, वो एक्टिव हो गया है। और एक और चीज़ कि जो जम्मू का कठुआ जो बेल्ट है, कठुआ, पुंछ, राजौरी, वो वाली जो बेल्ट है, उस बेल्ट के में बहुत सारे गैप्स हैं। उन गैप्स को अंडरग्राउंड सेंसर्स, फेंसिंग और बहुत तरीके से उसको कवर किया जाता है। और जहाँ पे कवर नहीं किया जाता उसको फिजिकल पेट्रोलिंग से कवर किया जाता है। लेकिन जब आपकी स्ट्रेंथ रिडक्शन हो गई तो कैपेबिलिटीज़ कम हो गई, गैप्स हैं। और ये जो इन्फिल्ट्रेशन का जो पैटर्न है, और वो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादातर इसी एरिया से आती है। ये पीछे कठुआ से पुंछ, राजौरी, सांबा, ये वाला जो सेक्टर है, यहाँ से होके ये ऊपर पीछे से ये वैली के अंदर जाते हैं। लेकिन इस 1 महीने के अंदर अगर जम्मू एक्टिव हो रहा है और इसके साथ साथ हमारी सेनाओं के ऊपर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा हमारे साथ इस दौरान में जा रही है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इस समय पे मैं कहना चाहूँगा कि ये J&K गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर है, उसकी टोटल फेल्योर है। और जहाँ तक बात है ऑपरेशनल गैप्स आने की,
क्योंकि ये पहले सेनाएं अपने आप ऑपरेशंस कर लिया करती थी, और ये जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हैं जो जे.एंड.के पुलिस के, ये साथ में उनके साथ एक आउटर कॉर्डन के अंदर इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो गई, तो उस स्ट्रेंथ कम होने की वजह से 50,000 आपको सीआरपीएफ के पर्सनल पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंडक्ट करना पड़ा है टू सपोर्ट द ऑपरेशंस। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऑपरेशनल फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, कमांड एंड कंट्रोल का फेलियर है, जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, और आप ग्राउंड के ऊपर पूरी तरह से एरिया को कवर नहीं कर पा रहे हो, आप अपने रोड और एक्सेस को कवर नहीं कर पा रहे हो, इन्फिल्ट्रेशन को कवर नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने नेशनल हाईवे के ऊपर जिस तरह से देखा कि रयासी से कटरा जा रही बस के ऊपर, पिलग्रिम्स के ऊपर अटैक हो जाता है, सॉफ्ट टारगेट है, तो ऐसे ही सॉफ्ट टारगेट अगर आपके नेशनल हाईवे जो कि जो पठानकोट से जम्मू और श्रीनगर और आगे अमरनाथ यात्रा तक, सोनमर्ग तक जाता है, उस एरिया के अंदर अगर रोड ओपनिंग्स भी अगर सही तरीके से नहीं हुई, बहुत सारे लेटरल्स आते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा आने वाला एक संकेत हो कि बहुत बड़ा आगे कोई हादसा ना हो जाए। तो इसलिए मैं सरकार को कहता हूं कि अपनी सेना को दुरुस्त करें, इंटेलिजेंस को दुरुस्त करें, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को दुरुस्त करें, चाक चौबंद करें सारे की सारी जो हमारी सुरक्षा मैकेनिज़्म है। तो अगर आप अच्छा करें, पूरी तरह से फुल प्रूफ मैकेनिज़्म क्रिएट कर देंगे, तो हमारे देश में फर्दर कोई हताहत, सैनिक हताहत नहीं होंगे, और हमारे जो आम नागरिक है वो हताहत नहीं होंगे। और सेनाओं को चाहिए कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस लॉन्च करें, और ऑपरेशंस लॉन्च करके जो भी टेररिस्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट किया जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम अग्निवीर मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से शहीद कैप्टन अंशुमान की माताजी से जब राहुल जी ने मुलाकात की, तो उन्होंने भी अग्निवीर सेना को लेकर सवाल खड़े किए और ये बताया कि जो है अग्निवीर जो है योजना खत्म होनी चाहिए, एक देश में दो तरह की सेनाएं नहीं होनी चाहिए। और जब हमने कर्नल साहब से बात की तो उन्होंने कई सबूत आपको जो है वो दिखाए, तमाम पेपर्स दिखाए। ये बताया गया कि किस तरह से जब से राहुल जी विपक्ष के नेता चुने गए, उन्होंने सदन में अग्निवीर का मुद्दा उठाया, और ये बताया कि इस तरह से अग्निवीरों के साथ जो है वो भेदभाव किया जा रहा है, जो मुआवजा राशि उनको देनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो ऐसे तमाम जो है उन्होंने लिस्ट दिखाई और आपको सबूत के तौर पर दिखाया कि इस तरह से राहुल जी ने जब आवाज़ उठाई, उसके बाद से जो मुआवजा राशि देनी चाहिए उन शहीद परिवारों को, वो अब धीरे धीरे मिलनी शुरू हो चुकी है। अभी भी पूरी सहायता राशि जो है वो दी नहीं गई है, इसीलिए लगातार अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अभी भी एक सुर में जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अग्निवीर योजना जो है वो खत्म करनी चाहिए। अगर सरकार, मौजूदा सरकार इसे खत्म नहीं करती है, तो हम जब सत्ता में आएंगे तो इस योजना को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा।